तो दोस्तों आज हो गई है 22 अगस्त। जो फटाफट बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं एक एक करके जानेंगे आगे इसी वीडियो में। हर वो जरूरी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे जो खबरें जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से बीजेपी के द्वारा की जा रही धर्म की राजनीति का विरोध करते हैं तो आप लोग अभी इस वीडियो को लाइक करके लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। मध्य प्रदेश 15 साल बनाम 15 महीने के नारे के साथ उपचुनाव में जाएंगे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। आप लोगों को दोस्तों बताते चले मध्य प्रदेश की 27 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी को मात देने के लिए कमलनाथ सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए सामाजिक समीकरण साध रहे हैं तो वहीं युवा मतदाताओं के जरिए राजनीतिक जंग फतह करना चाहते हैं कमलनाथ ने बीजेपी के 15 साल और कांग्रेस के 15 महीने के कार्यकाल की तुलना करने के लिए लोगों से अपील की है। इस तरह 15 साल बनाम 15 महीने के नारे को लेकर के कमलनाथ उपचुनाव में उतरे हैं। आप लोगों को दोस्तों आगे बताते चलें। इस दौरान कमलनाथ ने कहा है कि सूबे में बढ़ती बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और बिगड़ती कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को उपचुनाव में उठाया जाएगा। कमलनाथ ने आगे कहा है कि प्रदेश की छवि बिकाऊ राज्य में तब्दील हो गई है। सौदेबाजी की राजनीति से प्रदेश की छवि काफी धूमिल हुई है। उन्होंने आगे कहा है कि सच का साथ देने के लिए प्रदेश के युवा आगे आएं और बीजेपी के 15 साल के कामकाज और कांग्रेस के 15 महीने के कार्यकाल की तुलना जरूर करें, उसके हिसाब से ही समर्थन करें कांग्रेस या बीजेपी को। ये यहां पर अपील की है कमलनाथ ने और जबरदस्त तरीके से बीजेपी को घेरने की पूरी तैयारी कर चुकी है कांग्रेस पार्टी उपचुनाव में। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, क्या एक बार फिर से सत्ता में कमलनाथ की वापसी होगी या फिर नहीं? अपनी राय जरूर बताइएगा। या आप लोग किस पार्टी को समर्थन करते हैं ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस बीच एक और बड़ी जानकारी सामने निकल के आ रही है। जब सुप्रीम कोर्ट खुद की रक्षा नहीं कर सकती है तो हमारी रक्षा क्या करेगी, प्रशांत भूषण केस में बोले हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री। खोखला हो चुका है न्याय तंत्र। आप लोगों को दोस्तों बताते चले वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने उनके 2 ट्वीट को लेकर के उन्हें अदालत की अवमानना के लिए दोषी ठहरा दिया है। इस पर पूर्व केंद्रीय मंत्री, पत्रकार और लेखक अरुण शौरी ने यहां पर कहा है कि अगर कोर्ट भूषण के ट्वीट से नाराज है तो कानून के मुताबिक उन्हें अदालत में अपना पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री शौरी ने आगे कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भूषण के ट्वीट निचली न्यायपालिका को काफी भयभीत करेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट खुद की रक्षा नहीं कर सकती तो हमारी रक्षा क्या करेगी। इसके अलावा ये 2 ट्वीट विदेशों में भारत की छवि को कम कर देंगे। भारत को एक लोकतंत्र के रूप में देखा जाता है और ये ट्वीट उस लोकतंत्र के केंद्रीय स्तंभ को कमजोर करते हैं। ट्विटर का विज्ञापन करने वाली कंपनी को इससे बेहतर विज्ञापन नहीं मिल सकता। आइए और ट्विटर से जुड़िए। यह प्लेटफॉर्म कितना ताकतवर है कि सिर्फ 2 ट्वीट से आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के केंद्रीय स्तंभ को कमजोर कर सकते हैं। प्रशांत भूषण का समर्थन करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा है कि इस फैसले से यह साबित होता है कि न्याय तंत्र पूरी तरीके से खोखला हो चुका है। केंद्रीय स्तंभ इतना कमजोर और नाजुक हो चुका है कि मात्र 2 ट्वीट इसे संकट में डाल सकते हैं। उन्होंने आगे कहा है कि इस तरह की टिप्पणी अगर सुप्रीम कोर्ट के 3 न्यायाधीशों से आएगी तो लोगों का सच में सुप्रीम कोर्ट से भरोसा उठ जाएगा। ये यहां पर कहना है पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी का और उन्होंने कहा है कि पूरी तरीके से खोखला हो चुका है न्याय तंत्र। क्या दोस्तों आप लोग इन तमाम बातों से सहमत हैं या नहीं? अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर आप लोग भी प्रशांत भूषण के समर्थन में खड़े हैं तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करवाइए दोस्तों। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को लग सकता है तगड़ा झटका। जी हां दोस्तों, क्या कुछ है पूरा मामला आप लोगों को बताते चले। जेडीयू के कई एमएलए हमारे संपर्क में हैं, कुछ दिनों में वो हमारे पास आने वाले हैं। ये यहां पर कहना है तेज प्रताप यादव का। अपने ससुर चंद्रिका राय के जेडीयू में शामिल होने पर तेज प्रताप यादव ने कहा है कि उनकी कोई हैसियत, कोई वजूद नहीं है। जनता उनको नहीं, लालू जी को चाहती है। उनका जेडीयू में जाने से कोई भी फायदा नहीं है।
जेडीयू के कई एमएलए हमारे संपर्क में हैं और कुछ दिनों में वो हमारे पास आने वाले हैं। हम आपको जल्द ही एक गुड न्यूज देंगे। ये यहां पर कहना है लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव का, और उन्होंने यहां पर किया है ऐसा दावा जिससे कि लग सकता है जेडीयू का बड़ा झटका बिहार में होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले। दोस्तों, अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि 15 सालों की नीतीश सरकार पूरी तरीके से विफल रही है तो आप लोग अभी इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करवाइए। दोस्तों, इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। केंद्र सरकार पर एक बार फिर से हमलावर हुए हैं कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी। अर्थव्यवस्था, काले धन, जीएसटी और कोरोना को लेकर के मोदी सरकार को घेरा है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर के हमला बोला है। राहुल गांधी ने इस बार अर्थव्यवस्था, काले धन, जीएसटी और कोरोना संकट को लेकर के अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि संगठित और असंगठित अर्थव्यवस्था के कोरोना वायरस के पहले से ही काफी बुरे हाल में है। जब तक किसानों, मजदूरों और लघु उद्योगों को पैसा सीधे सीधे नहीं दिया जाएगा तब तक स्थिति में बिल्कुल भी सुधार नहीं हो सकता है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने आगे कहा है कि कांग्रेस की जिन राज्यों में सरकार होती है हम वहां इन दोनों अर्थव्यवस्थाओं को बैलेंस करने का काम करते हैं। अगर देश की असंगठित अर्थव्यवस्था मजबूत है तो वह कोई भी झटका बर्दाश्त कर सकती है। पिछले 6 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने असंगठित अर्थव्यवस्था पर तेजी से आक्रमण किया है। क्यों किया है? क्योंकि इस असंगठित अर्थव्यवस्था में काफी पैसा है और नरेंद्र मोदी जी इस पैसे को बड़े बड़े कारोबारियों के हवाले करना चाहते हैं। ये यहां पर राहुल गांधी ने जबरदस्त हमला बोला है केंद्र की मोदी सरकार पर। तो वहीं दोस्तों, एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। देश के सबसे गंदे शहरों में पटना अव्वल। तेजस्वी यादव बोले नीतीश कुमार जी को कोटि कोटि बधाई, 15 सालों में कहीं तो नंबर 1 आए। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के सर्वे के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं, जहां इस लिस्ट में मध्य प्रदेश के इंदौर ने चौथे साल में भी सफाई के मामले में बाजी मारी है। आपको बता दें कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के टॉप 10 शहरों में गुजरात के 4 शहर और मध्य प्रदेश के 2 शहर शामिल हैं। लेकिन बिहार के लिए इस मामले में एक बुरी खबर है, क्योंकि पटना इस लिस्ट में सबसे आखिरी नंबर पर आया है। पटना 10 लाख और उससे ज्यादा की आबादी वाले शहरों की लिस्ट में सबसे नीचे रहा है, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुसीबत काफी बढ़ गई है। दरअसल इस पूरे मामले में विपक्षी दलों द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जमकर के निशाने पर लिया जा रहा है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के इस सर्वे में गंदगी के मामले में पटना के सबसे ऊपर आने पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को जबरदस्त तरीके से घेरा है। उन्होंने कहा है कि देश में पटना को गंदगी में नंबर 1 स्थान मिलने पर 15 वर्षों के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को कोटि कोटि बधाई। चलिए, 15 वर्षों में कहीं तो नंबर 1 स्थान प्राप्त किया है आपने। ये यहां पर जबरदस्त हमला बोला है तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है, आप लोगों को बताते चलें। जिसने वादा किया था कि देश को बिकने नहीं दूंगा, आज वही रेलवे और एयरपोर्ट को अंबानी और अडानी को बेच रहा है। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, जिसने वादा किया कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, वही शख्स अगर रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों और नवरत्न कंपनियों की बोली लगाने लगे तो आपको शक करना चाहिए। और खास करके उन अंधभक्तों को सरकार सब बेचकर ठीक कर रही है, ऐसा कहने से पहले इन बिंदुओं पर भी सोचें। अमेरिका में कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल तो आपको याद ही होगा। फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग को अमेरिकी संसद में बुलाया गया और उनसे 5 घंटे तक पूछताछ की गई। आरोप था कि फेसबुक से करोड़ों लोगों की निजी जानकारी लीक हुई और उसका सियासी दुरुपयोग हुआ। फेसबुक के जरिए राजनीतिक सेंसरशिप का काम किया गया। इस संबंध में अमेरिका और ब्रिटेन में जुकरबर्ग तलब किए गए और उन्हें संसद में जाकर के जवाब भी देना पड़ा और उनकी जवाबदेही तय की गई। जुकरबर्ग को यूरोपीय यूनियन ने भी तलब किया। ब्रिटेन और अमेरिका में सख्त कानून बनाने को लेकर चर्चाएं हुई। जुकरबर्ग को डिजिटल गैंगस्टर तक कहा गया। डाटा के गलत इस्तेमाल, चुनावों में हस्तक्षेप, फेक न्यूज, साइबर बुलिंग और टैक्स की चोरी के आरोपों के बाद उनसे पूछताछ हुई। इसके बावजूद भी नरमी बरतने के लिए यूरोपीय सांसदों की आलोचना हुई।
भारत में भी ऐसे ही आरोप है, बल्कि इससे भी गंभीर आरोप है कि सत्तारूढ़ पार्टी के पक्ष में सांप्रदायिक सामग्री को प्रसारित किया गया, जिससे कि समाज को बांटने में मदद मिलती है। क्या भारत में ऐसा संभव है कि जुकरबर्ग को संसद में तलब कर लिया जाए? भारत में एक उद्योगपति को प्रधानमंत्री की पीठ पर हाथ फेरते हुए सबने देखा था, लेकिन क्या कभी किसी उद्योगपति को संसद से नोटिस भेजा गया? फिलहाल हम इसकी कल्पना ही कर सकते हैं। हम बस ये ही सुनते हैं कि कॉरपोरेट सत्ता का कंट्रोल कर रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों निजीकरण पर। जिन देशों ने खूब निजीकरण किया है, उन्होंने सख्त रेगुलेशन किया है, उनकी संस्थाएं कमजोर नहीं हैं। वे कानून बनाकर सूचना आयुक्तों, लोकपालों और जांच एजेंसियों की शक्तियां नहीं छीनते हैं, बल्कि उसे मजबूत करते हैं। यूरोप के ज्यादातर देशों में शिक्षा और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार की है। निजीकरण के बावजूद वे कल्याणकारी राज्य की जिम्मेदारियों से नहीं भागते हैं। क्या भारत में निजीकरण के मद्देनजर सख्त रेगुलेशन किया गया या इसकी कोई योजना है? भारत यूरोप नहीं है। भारत में ज्यादातर जनता गरीबी रेखा से भी नीचे रहती है। करोड़ों लोगों के लिए रोजी रोटी ही सबसे बड़ा सवाल है। लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन जैसी बुनियादी सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं है। वे सरकार की मदद के बिना इनसे नहीं निपट सकते हैं। अब आप लोग ही बताइए कि क्या आपको लगता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, बिजली, पानी, रेलवे जैसी बुनियादी सेवाएं प्राइवेट हाथों में दे देनी चाहिए? क्योंकि अब ये बहुत ही जरूरी हो गया है कि जनता मोदी सरकार के द्वारा लगातार किए जा रहे निजीकरण का खुल करके विरोध करे, वरना बहुत ही देर हो जाएगी और मोदी जी एक एक करके सारी कंपनियों को बेच देंगे। दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है इस खबर पे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर आप लोग भी मोदी सरकार के द्वारा किए जा रहे लगातार निजीकरण का विरोध करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करवाइए। दोस्तों, इस बीच एक और जानकारी आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। सर्वे में पटना निकला सबसे गंदा शहर तो बोले लालू यादव। का हो नीतीश और सुशील, इसका दो समय नहीं दोगे क्या? जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले केंद्र सरकार के द्वारा कराए गए स्वच्छता सर्वेक्षण के घोषित नतीजों में पटना 10 लाख और उससे ज्यादा की आबादी वाले शहरों की लिस्ट में सबसे नीचे रहा है। इतना ही नहीं, इस बार सर्वे में बिहार की हालत एक बार फिर से काफी खराब रही है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले बिहार राज्य और राज्य की राजधानी पटना को खराब रैंकिंग मिलने पर राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी पर जमकर के हमला बोला है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले लालू प्रसाद यादव ने तंज कसते हुए ट्वीट किया है कि का हो नीतीश और सुशील, इसका दो समय नहीं दोगे क्या? शर्म तो नहीं आ रही होगी इस कथित सुशासनी और विज्ञापनी सरकार के लोगों को। ये यहां पर जबरदस्त हमला बोला है लालू प्रसाद यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी पर। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चले। अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध दोबारा लगाने के फैसले की जानकारी यूएन को दी है। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को जानकारी दी है कि वह ईरान पर यूएन के सभी प्रतिबंधों को फिर से बहाल करने के लिए पहल करेगा। अमेरिका ने कहा है कि वह आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देश को खुलेआम किसी भी तरह के पारंपरिक हथियार यानी कि युद्ध में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले खरीदने और बेचने नहीं देगा किसी भी कीमत पर। ये यहां पर कहना है अमेरिका का। तो यहां पर दोस्तों आज की ये तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई जो हमने आप लोगों तक दोस्तों पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए। दोस्तों, आप सभी का बहुत